नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे हैं। कुछ चैप्टर को हमने शुरू में छोड़ा है क्योंकि वो कई बोर्ड में हट गए हैं, उनको भी मैं कराने वाला हूं, तो आपको निश्चिंत रहना है। ये जो सीरियल चल रही है हमारी 5, 6 होते हुए ऐसे इस प्रकार से, हो सकता है आपकी किताब में सीरियल कुछ अलग तरह से दिख रही हो आपको, यानी कि 6 वाला चैप्टर आपको 8 नंबर पे मिल रहा होगा। इससे कतई ही ना घबराए क्योंकि वो 2 चैप्टर छोड़ने की वजह से ये सीरियल जो है डिस्टर्ब हुआ है। यानी कि हम सारा सब कुछ पढ़ने वाला है, चैप्टर का नाम देखिएगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में भारत के ऊर्जा और खनिजों के बाद इस चैप्टर के अंदर हम वो ऊर्जा, जो खनिज हमें मिले थे, ऊर्जा के स्रोत या संसाधन जो और खनिज जो हमें जो भी मिले थे, उनका उपयोग हमें किस प्रकार से करना है, तो उसके लिए हमें निर्माण उद्योग पढ़ना पड़ता है। निर्माण उद्योगों की 2 लेक्चर के साथ हम कई बार बात कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इसको, मिस्को, टिस्को जैसी कई कंपनियों की बात करेंगे जो स्टील बनाने का कार्य करती है, यानी कि आयरन बनाने का कार्य करती है। तो ऐसी कुछ कंपनियों की बात आज हम करने वाले हैं, लेकिन उद्योगों से संबंधित और बड़ी चर्चाएं अब आने वाली हैं। उन चर्चाओं में हम एक एक उद्योग को भी डिटेल से देखने वाले हैं। तो आज के इस मजेदार लेक्चर में, यानी कि जो लेक्चर नंबर हमारा 3 है, इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो लोहा इस्पात से संबंधित उद्योग को देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि आज़ादी से पहले, किसकी बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले भारत में ढेर सारे उद्योग बन चुके थे, और ढेर सारे अगर बात करें तो वो 7 या 8 ही थे, क्योंकि अंग्रेज कतई ही नहीं चाहते थे कि उद्योग जो होते हैं वो इस तरह से बनाए जाए भारत में कि भारत जो है उनको चैलेंज कर दे। इसलिए उद्योगों के मामले में हमेशा जो है निरस्ता या फिर आलसपन दिखाया अंग्रेजों ने। वो जो है उनकी जो नीतियां होती थी, उनकी जो पॉलिसी होती थी, वो भारतीय उद्योग के खिलाफ होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का कच्चा माल वेस्ट जाता था, यहाँ से जो भी कच्चा माल जाता था, हमने इस मुद्दे पे बात की है पूरी तरह से, विदेशों में ब्रिटेन चला जाया करता था, वहाँ से फिर वो बन के आया करता था। तो इस प्रकार से जो है डबल पैसा हमें लगा करता था। तो ये भारतीयों की जेब खाली करने का एक प्लान था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने ढेर सारे उद्योग डेवलप किए हैं, आज उन्हीं की कुछ हम बात करने वाले। तो आज के इस लेक्चर के अंदर लोहा इस्पात उद्योग को हम देखेंगे कि लोहा से संबंधित जो उद्योग है वो किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ हैं, और अवस्थिति आधार भाग यानी स्थिति के आधार पर उद्योग कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए। आपने देखा कि आज़ादी से पहले जितने भी उद्योग लगे वो मोस्टली बंगाल में ही लगे, क्योंकि अंग्रेजों का वहीं आधिपत्य था, वही अंग्रेजों का क्षेत्र था। तो हमने जब लोहा इस्पात कारखाना देखा, उसमें हमने 1874 में कुल्टी स्थान को पढ़ा कि कुल्टी में जो है पहला कारखाना लोहे का लगा। एल्यूमिनियम में भी हमने ये देखा 1837 के आसपास कि वहाँ जो जेके नगर है वहाँ एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें लगी। तो अधिकतर जो है वो सारी चीज़ें, उद्योग जो है आज़ादी से पहले जितने भी लगे वो बंगाल में लगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, सारे नहीं लगे, 7-8 में से मोस्टली 3-4 बंगाल में लग गए थे। तो इसके अलावा वो उद्योग अधिकतर वो थे जिनका माल खराब हो जाया करता था, जिनका माल खराब होने की वजह से उनको जो है भारत में ही लगाने पड़ा, जबकि अधिकतर उद्योग विदेशों से माल जाता था, विदेशों में यहाँ से निर्यात होता था और वहाँ से वापस तैयार होकर आता था, इसलिए डबल पैसा हमें लगता था। तो अवस्थिति के आधार पर भी आज हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। लोहा इस्पात उद्योग क्या है, क्यों है और कैसे हैं। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, यानी लोहा इस्पात जो उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है, यानी बिना लोहे के कोई भी चीज नहीं बन सकती। कोई भी, मतलब यूं कहूं कि कार बनाना है, ऑटोमोबाइल बनाना है, चेयर बनाना है, टेबल बनाना है, यानी आधारभूत वस्तु है लोहा। और लोहा भारत में बहुत होता है। भारत 3 चीजों के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा, एक तो लोहा, एक मसाले। मसालों में तो भारत बहुत प्रसिद्ध रहा। वास्को डिगामा की कहानी हमने कई बार सुनी है कि वो मसाले लेके गया यहाँ से वास्को डिगामा मई 1491 की उस चिलचिलाती धूप में केरल के कालीकट बंदरगाह से जब वो भारत में घुसा तो उसने देखा कि यहाँ मसाले बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जाते जाते वो मसाला लेके गया और वहाँ जाके उसने 60 गुना दामों में बेचा। 60 गुना मुनाफा उसे जब हुआ तो ये बात हवा की तरह सारे विदेशों में फैल गई थी और धीरे धीरे डच है,
फ्रांसीसी है, स्वीडिश है, स्पेनिश है, कुषाण है, हूण है, अंग्रेज है ना। ये सारे लोग विदेशी जो हैं ये भारत के अंदर आने लगे और यहाँ से धीरे धीरे माल को ले जाने लगे। ऐसे ही हम सोने की चिड़िया से बर्बाद नहीं हुए थे, तो सारी चीज़ें यहाँ से वो ले जाने लग गए। तो वास्को डिगामा का किया धरा ये सब कुछ। तो मसाले भारत में बहुत होते थे, लोहा जो कच्चा लोहा ऐसा जो होता है वो भारत में बहुत होता है। इसके अलावा कपड़े जो है वो भी भारत में बहुत होते हैं। अहमदाबाद जो गुजरात का है वो भारत का कपड़ों के मामले में मैनचेस्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? मैनचेस्टर। जबकि राजस्थान में भी एक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो भी मैनचेस्टर माना जाता है। सिर्फ राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का। प्रत्येक स्टेट का भी अपना एक कपड़ों का मैन क्षेत्र होता है राज्य में, उसको उस राज्य का मैनचेस्टर कहते हैं कपड़ों के मामले में। तो ऐसे अगर हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग जो है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक था। किसके लिए था? अन्य उद्योगों के विकास के लिए। यानी बिना लोहे के दूसरे उद्योग चल नहीं सकते, क्योंकि मशीनें मोस्टली आपने किसी उद्योग या फैक्ट्री या मिल में देखी है तो लोहे से बनी होती है। इसलिए किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए, व्यवस्थित संसाधनों की पूर्ति करने के लिए लोहे का होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि लोहा आधारभूत वस्तु है किसी भी उद्योग के लिए। और सबसे मूलभूत यह है, ये बात है कि आधारभूत होने के साथ उसके बगैर कोई भी फैक्ट्री चल भी नहीं सकती, कोई भी उद्योग चल भी नहीं सकता, जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये एक वजन हार्स उद्योग है। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको। वजन हार्स यानी लोहे का वजन कैसे घट जाता है? कच्चा माल जब होता है तो लोहा शुद्ध नहीं होता है, हम उसको लोहा ऐसा कहते हैं। लेकिन जैसे उसको शुद्ध किया जाता है तो कचरा निकल जाता है, तो कुछ कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन आई है कि ये एक वजन हार्स उद्योग है, यानी इसका वजन जो पहले होता है उससे काफ़ी गुना कम हो जाता है। जो पहले इसका वजन होता है उससे काफ़ी गुना कम हो जाता है, यानी ये वजन हार्स उद्योग है। कैसा उद्योग है? ये एक वजन हार्स उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। यानी ये जो उद्योग है इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। यानी जो कच्चा माल होता है उससे फिर इसका पक्का माल बनाया जाता है। यानी लोहा इस्पात जो उद्योग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम कई लोहा उद्योग को याद भी करने वाले हैं। अब तक तो हमें सिर्फ एक ही याद है, बताओ कौन सा? कुल्टी पश्चिम बंगाल का 1874 में जो पहला लोहा उद्योग बना। तो फिर बताओ, भारत की औद्योगिक नीति कब बनी? भारत की औद्योगिक नीति अंग्रेजों के समय बनी थी और वो 1923 का समय था। ताकि यानी कि स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। यानी लोहा इस्पात का जो उद्योग लगाया जाएगा वो वहीं लगाया जाएगा जहां लोहा निकलता है। यानी मान लो कि यहाँ लोहा निकलता है तो ये जो उद्योग होगा ये इसी क्षेत्र में लगाया जाएगा, इसके आसपास ही लगाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कच्चा लोहा जो होता है उसको भट्टी पे गर्म किया जाता है लगभग 600 सेल्सियस पे, यानी 600 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, सोचो आप। और उससे फिर कचरा अलग हो जाता है, कोकिंग जो कोयला कहलाता है वो अलग हो जाता है उससे। और फिर एक शुद्ध कोयला नहीं, लोहा, कोकिंग जो लोहा होता है वो उससे अलग हो जाता है और फिर एक शुद्ध लोहा बन पाता है जिसको हम लोहा इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा इस्पात। तो इस उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? कच्चे माल के क्षेत्र में ही की जाएगी। क्यों की जाएगी? ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जाए सके। वजन हार्स उद्योग वैसा उद्योग जिसमें तैयार माल का वजन कच्चे माल की कुल वजन से कम होता है। उद्योग पास में क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि आसानी से परिवहन उपलब्ध हो जाए। क्या उपलब्ध हो जाए? परिवहन उपलब्ध हो जाए। यानी जब भी माल कम पड़ा तुरंत कॉल किया और तुरंत माल पहुंच गया। बताओ परिवहन किस व्यवसाय में आता है? परिवहन जो है तृतीयक सेक्टर में आता है, संचार जो है तृतीयक सेक्टर में आता है, सेवा सेक्टर जो है तृतीयक सेक्टर में आता है। ये सब चीज़ें तृतीयक सेक्टर की है। लेकिन हम जो निर्माण उद्योग पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी द्वितीयक व्यवसाय है। कौन सा व्यवसाय? और जो उद्योगों को माल मिलता है वो प्राथमिक व्यवसाय मिलता है, यानी कृषि से, खनिजों से, इन सब से। तो व्यवसाय भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि वजन हार्स उद्योग का मतलब है कि वो उद्योग जहाँ कच्चा माल जो होता है उसमें जितना वजन होता है, उसमें जितना भार होता है, उसको शुद्ध करने से उसका भार कम हो जाता है, यानी हार्स हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इस बात को यहाँ समझाया गया है। तो ये लोहा इस्पात की कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें थी कि उद्योग हमेशा उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहाँ कच्चा माल होगा। ये आधारभूत है, इसके बगैर कोई उद्योग चल नहीं सकता। बिना लोहे के कुछ भी नहीं है, मानव जीवन भी प्रभावित हो जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक लोहे से संबंधित कितनी चीज़ें देखते हैं। इसलिए लोहा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के साथ। आगे देखिएगा,
लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है। कोकिंग कोयला लोहे से अलग हो जाता है और उसे कोक के नाम से हम जानते हैं। इसको 600 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो ये चीज़ इससे अलग हो जाती है, लोहा अयस्क से कोकिंग कोयला, और फिर लोहा शुद्ध रूप से रह जाता है। लोहा क्या है? शुद्ध रूप में। और ये जो लोहा अयस्क है ये लोहा इस्पात बन जाता है। ये क्या बन जाता है? लोहा इस्पात। लोहा इस्पात। चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि अन्य कच्चे माल हैं। यानी चूना पत्थर जो होता है, डोलोमाइट जो होता है, मैग्नीज जो होता है, आदि अन्य कच्चे माल हैं। किसमें? लोहे के अंदर काम आते हैं। ये सब कच्चे माल होते हैं। ये चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये मैग्नीज किस में आ रहा था? याद कीजिएगा, मैग्नीज जो है लोहे के साथ ही पड़ा जाता है और ये धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक। धात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज है और ये कच्चा लोहा जब तक होता है फिर इसको पक्का बनाया जाता है। और इसके अलावा धात्विक के साथ ये लौह खनिज है, यानी लोहे के गुण इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये लौह खनिज भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1874 में 1874 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कुल्टी स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के नाम की स्थापना की गई। इसको हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से, इसलिए लाइन फिर आई है। उद्योग का नाम आपको याद रखना है, वो लेक्चर में नहीं था पिछले में। 1874 का सन आप लोगों को याद ही होगा। कुल्टी पश्चिम बंगाल में आयरन की एक फैक्ट्री लगी लोहे की, जिसे बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाता है। बंगाल आयरन, क्योंकि बंगाल में लगी इसलिए बंगाल आयरन वर्क्स है। सन आपको याद रखना है 1874। आज का पहला सन हमारे सामने आ चुका है 1874, आपको याद हो जाना चाहिए यहीं, क्योंकि ये पहले से याद है आपको। 1880-81 में भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके विनिर्माण कार्य को अपने संरक्षण में लिया गया तथा इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है। भारत जो सरकार है उसने जो है 81 के आसपास इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया और ले ही लिया था। और जब अपने कब्जे में इसको ले लिया तब इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया, यानी इसको बरकरार रख लिया हमने। क्या रख लिया? यानी 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल का जो बंगाल आयरन वर्क्स है उसका नाम हमने बरकरार रखने के कारण, उसको संजोए रखने के कारण, सरकार के पास आने के कारण, उस समय हमारी कोई सरकार नहीं थी, अलग अलग सरकारें छोटे छोटे लेवल पे बना करती थी, तो उन्होंने अपने पास इसको रख लिया था। इसका नाम है बराकर आयरन वर्क्स। क्या नाम है इसका? बराकर आयरन वर्क्स। तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर आगे हम बात करें तो 1907 में, किसकी बात कर रहे हैं? 1907 में। अब सन याद करने आपको, अभी तक वही सन चल रहा है हमारा 1874, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक सन और आ रहा है 1907। आपको बताते ही, पढ़ाते ही, समझाते ही, दिखते ही, है ना, और फिर एक बार आपके बोलते ही आपको याद होना चाहिए। 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। ये टिस्को पक्का याद कर ले, टिस्को पूछा जाता है। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, ठीक है ना, एस फॉर स्टील, सी कंपनी होता है, सीओ कंपनी के लिए प्रयोग हुआ है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इतना नहीं बोल के सिर्फ बोल दो टिस्को 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 टिस्को, इसको 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 क्या है अगला पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। टिस्को इसको मिसको होती है, एक विश्व रवैया होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ टिस्को। टिस्को 1907, टिस्को 1907 कैसे याद रखोगे? टिस्को 1907 कहाँ है? जमशेदपुर साकची, जमशेदपुर साकची, ठीक है ना। ये स्टील की पहली फैक्ट्री लगाई जा रही है यहाँ पे, पहली नहीं जगह लगाई जा रही है, ये भी अपने आप में स्टील है 1874 वाला भी। तो ये याद रखना है कि टिस्को की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा क्या जाएगा टिस्को कब बना, तो आपको लिखना है 1907 जमशेदपुर साकची। ये निजी क्षेत्र की इकाई है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई, इसीलिए इसका नाम क्या है? जमशेदपुर। यानी एक जमशेदजी टाटा थे। आज तो रतन टाटा वगैरह को आप सब जानते, तो टाटा ग्रुप लंबे समय से चला रहा है। तो जमशेदजी जो टाटा है उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम जमशेदपुर टाटा आयरन कंपनी है। तो जमशेदजी का नाम याद रखना है, 1907 याद रखना है। टिस्को में ढलवा लोहे का उत्पादन होता है।
1911 में तथा इस्पात का उत्पादन 1913 में प्रारंभ हुआ। सही चलने तो लग गया, 1907 में शुरू कर दिया, 1911 में प्रॉपर ये सीख पाए कि कैसे लोहा जो है उसको शुद्ध किया जाएगा, और 1913 में आते आते इन्होंने जो है इस्पात यानी कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनाना शुरू कर दिया। वो लोहा इस्पात जिसको अंग्रेज असफल बता रहे थे, बार बार उद्योगों को असफल किए जा रहे थे, और वही लोहा इस्पात उन्होंने 1874 में हमें बताया कि ऐसे लगाया जाता है, और हमने वो सफल रहा हमारे लिए। 1874 के बाद हम सीखने लग गए, और 1874 के बाद हम सीखते गए आते आते 1907 में हमने टिस्को जमशेदपुर साकची में बना दिया। टिस्को में भी हमारा प्रयास जारी रहा। 1911 में थोड़ा 11 तक हम सीखे, और 1913 में आते आते हमने जो है कच्चे लोहे से पूरा लोहा बनाना शुरू कर दिया। तो कैसा लगा साथियों जमशेदपुर का ये प्लान? जमशेद जी को नमन करना चाहिए, जिन्होंने वास्तव में भारत में लोहा इस्पात की नींव रखी। अंग्रेज रख के चले गए थे, लेकिन भारतीयों में रखने वाले जमशेद जी हैं। ठीक है ना, जमशेद जी का नाम याद होना चाहिए। 1908 में हीरापुरा आसनसोल पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात केंद्र लगाया गया। 1907 में ये स्थापना की, और अगले साल एक और खोला। अब आप कहेंगे सर 1911 भी आ रहा है, 1913 भी आ रहा है, ये तो जो है इसी का प्रोसेस है, इसी को और ज्यादा डेवलप किया गया 1911 में। इसमें और ज्यादा निखार और लोहा इस्पात जो है प्रॉपर बनने लग गया 1913 में। लेकिन ये जब भी खोला गया, इसके तुरंत बाद 1908 में हीरापुरा आसनसोल पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात का एक और कारखाना खोला गया। तो 1874, 1907 और 1908 ये 3 आपको लोहे के कारखाने याद हो जाने चाहिए। कहाँ लगाया गया? हीरापुर में। कहाँ लगाया गया? हीरापुर में। साकची में कौन सा है? 1907 वाला। हीरापुरा पश्चिम बंगाल में कौन सा है? 1908 वाला। 1874 वाला कुल्टी है। आगे देखिएगा, 1918 में और लगाया गया। देखिए फिर से सन बढ़ रहे हैं, अब 1918 आ गया। पिछला कौन सा था याद करो, पिछला कौन सा था? 1908, फिर उससे पहले 1907, उससे पहले 1874, 1874, 1907, 1908, और 1908 के बाद 10 साल बाद हम जंप कर रहे हैं, और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको वो थी टिस्को, यह है इसको। कितनी प्यारी प्यारी चीजें आ रही है, यानी टिस्को रे इसको, टिस्को रे इसको, दोनों याद रखना है, टिस्को इसको, है ना। वो 1907, ये 1918, वो 1907, ये 1918, 11 साल का अंतर है टिस्को और इसको में। टिस्को इसको में बड़ा कौन? अरे टिस्को बड़ा है 11 साल। किससे? इसको से। टिस्को का मतलब जमशेदजी टाटा के नाम से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम आई आ रहा है तो इंडियन आ गया, तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है इसको। तो टिस्को और इसको, है ना, ये दोनों आपको याद रखना है। बरनपुर में लगाया गया इसको, पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगाया गया? बरनपुर में, जबकि उससे साकची में लगाया गया था। 1936 में कुल्टी एवं हीरापुरा कारखाने को इसको में मिला लिया गया। जो 1936 में जो है, जो कुल्टी का हीरापुरा, कुल्टी और हीरापुरा के जितने भी कारखाने थे, इन सबको इसको में मिला लिया, यानी इसके अंदर मिला लिया। 1923 में भद्रावती कर्नाटक में विश्वरवैया आयरन एवं स्टील कंपनी VISL की स्थापना की गई। यानी हमने टिस्को पढ़ा, फिर हमने इसको पढ़ा, और इसको के बाद हमारा क्या आ रहा है? VICL। ये तीनों आपको याद रखना है। इसके सन की बात करें तो 1923 है, इसके सन की बात करें इसको की तो ये देखो 1918 है। ये आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और टिस्को की बात करें तो ये हो गया आपकी 1907 या 8, तो ये आपको याद रखना है। कर लोगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम स्टील प्लांट यानी लोहे इस्पात के उद्योगों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आयरन फैक्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं। तो भद्रावती कर्नाटक में जो है एक स्टील लिमिटेड कंपनी लगाई गई है, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया। वो जो है आपके 1923 में लगाई गई है। कब लगाई गई है? 1923 में। इसे आगे देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात के 3 नए कारखाने लगाए गए। यानी कि ये आपको पक्का याद रखना है, और बहुत आसानी से मैं अभी याद कराने वाला हूं आपको। किसके 3 नए कारखाने लगाए गए हैं? कब लगाए गए हैं? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 इयर्स प्लान। क्या होता है ये? यानी देश के अंदर कितना पैसा है, उस पैसे को अगले 5 साल में कहां लगाना है, कृषि में कितना खर्च करना है,
एजुकेशन में कितना खर्च करना है, उद्योगों में कितना खर्च करना है, ये भारत की गवर्नमेंट तय करती है। क्या करती है? तय करती है। और तय करने के बाद उस क्षेत्र में उन पैसे को लगाने का कार्य करती है। तो हर 5 साल में ये प्लान बनता है। तो हर 5 साल में जब प्लान बनता है तो एक द्वितीय नंबर का जो प्लान बना था सेकेंड टाइम में, तो वो 5 साल का जो समय था उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और इसमें 3 उद्योग लगाए गए। क्या लगाए गए? 3 उद्योग। ठीक है, इसको याद करते हैं बहुत आसानी से। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मेरे एक दोस्त है दुर्गा राम जी। क्या नाम है उनका? दुर्गा राम जी। दुर्गा राम जी जो है गांव में बेरोजगारी से तंग आ गए, इसलिए वो पश्चिम बंगाल चले गए। कहां चले गए? पश्चिम बंगाल। लोग उनको डांटते थे, फटकारते थे, वो गुस्सा हो गए यानी रूस गए। गुस्सा हो गए यानी रूस गए, मतलब नाराज हो गए। तो आपको याद कौन सा हो जाता है? वो रूस गए, नाराज हो गए और यहां से परेशान होके वो जो है ब्रिटेन चले जाते हैं। कहां से? पश्चिम बंगाल से। यानी दुर्गा राम जी गांव में बेरोजगारी से तंग होके पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहां भी रोजगार नहीं मिलने के कारण वो ब्रिटेन चले जाते हैं। इससे याद ये होता है दुर्गापुरा जो है पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है ना। भिलाई की अगर बात करें, भिलाई, लाई यानी कि कमजोर व्यक्ति होता है, लाई यानी बेचारा, है ना, होता है कि नहीं होता है? लाई, अगर किसी को लाई बोल दो तो उसको बुरा लग जाता है। वो 32 के 32 नहीं 36 के 36 दांत तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? 36 के 36 दांत। वो नाराज हो जाता है, मतलब रूस जाता है। कैसे याद किया? भिलाई, किसी को लाई यानी कमजोर बोल दो आप, वो आपके 36 के 36 दांत तोड़ देगा, क्योंकि वो आपसे रूस चुका है यानी नाराज हो चुका है। कैसे याद किया? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से लगाया गया है। राउरकेला को कैसे याद करेंगे? ऊ फॉर राउर, ऊ आ रहा है, ऊ फॉर उड़ीसा भी होता है, तो इसको उड़ीसा से याद कर लेते हैं। केला खाने के लिए जेब में मनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जेब में मनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जर्मनी याद हो जाती है। कौन याद हो जाती है? जर्मनी याद हो जाती है। वो कौन थे जो नाराज हो गए? दुर्गा जी यानी दुर्गापुरा। कहां चले गए थे? पश्चिम बंगाल। फिर वहां से कहां चले गए? ब्रिटेन। कौन नाराज हो जाता है? जिसको भिलाई बोल दो। समझे कि नहीं समझे? क्या तोड़ देता है? 32 नहीं 36 दांत। अब 36 तो सर होते ही नहीं है, अपने तो याद करना है ना। तो छत्तीसगढ़ क्यों तोड़ दिए दांत उसने? क्योंकि वो नाराज हो चुका था, रूस चुका था, तो रूस के सहयोग से। अब मैं समझाता हूं ये कैसे है। भिलाई जो है वो स्टील का जो कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में है और वो जब भारत में लगाया गया तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन? रूस। हमने मूल कर्तव्य कहां से लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए? रूस से। तो रूस हमारा सहयोग करते हुए आगे आया और रूस ने जो हमारा काफी सहयोग किया जब हम भिलाई कारखाने को लगा पाए। किसको लगा पाए? भिलाई कारखाने को। यहां तक समझ में आ गया? दुर्गापुरा उद्योग पश्चिम बंगाल में लगाया गया और इसमें ब्रिटेन ने सहयोग किया। यार दुख की बात तो यह है, सुख की बात कैसे हो सकती है ना। जो लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत में उद्योग लगे वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। राउरकेला उड़ीसा में लगाया गया, जर्मनी के सहयोग से लगा। तो कभी ऐसा समय था जब जर्मनी भी हमारा सहयोग करता था। कौन सहयोग करता था? जर्मनी। तो भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला। भिलाई फॉर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा, लास्ट वाला, राउरकेला उड़ीसा केला खाने के लिए मनी यानी जर्मनी। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल और वहां से ब्रिटेन। ऐसे इसको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो उद्योग लगाया गया। देखो सेकेंड 5 इयर्स प्लान, 5 वर्ष का जो सेकेंड प्लान था हमारा, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें 3 लगाए गए। भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला यानी बीडीआर। क्या याद रखना है आपको? बीडीआर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। और अगले ही 5 साल बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी, ये तीसरी वाली, जब एक और कारखाना लगाया गया जिसका नाम है बोकारो। क्या नाम है उसका? बोकारो। यह बोकारो जो जगह है ये झारखंड की जगह है। कहां की जगह है? झारखंड की जगह है। तो आप देख रहे हैं कि स्टील के उद्योग प्लांट अब कितने लग रहे हैं? अब मतलब आजादी के बाद ढेर सारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। पहले कौन सा लगा? वो एक ही था, कुल्टी वाला, है ना। फिर टिस्को लगान, इसको लगान, फिर सारे चीजें लग गई। इसको लगते ही सारी चीजें लग जाती है ना। तो ये चीजें हैं। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उद्योग आगे बढ़ते गए
और धीरे धीरे उद्योगों के क्षेत्र में जो है कई चीजें हमारे सामने आने लगी। जब उद्योगों का विकास एक अच्छे लेवल तक जाने लगा, जब हम देखते हैं कि इसमें उत्पादन जो है 1974 में शुरू हो जाता है इस, और ये रूस के सहयोग से लगाया जाता है। किसके सहयोग से लगाया जा रहा है? रूस के सहयोग से। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन से प्लांट लग रहे हैं? 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक शब्द जहां भी दिख जाए उसका अर्थ होता है सरकार। उसका अर्थ क्या होता है? सरकार। जैसे हमने वो नहीं पढ़े थे उद्योगों के प्रकार में, सार्वजनिक उद्योग यानी सरकार के उद्योग, निजी उद्योग मतलब प्राइवेट उद्योग, इसके अलावा क्या था? संयुक्त उद्योग यानी सार्वजनिक प्लस निजी यानी सरकार और व्यक्ति के अनुसार। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकारी। अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बन गई, यानी सेल बन गई। क्या बन गई? सेल। आप याद रखें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जो है कई कारखानों की बात की है, कई उद्योगों की, कई मिल्स या कई फैक्ट्रियों की आज बात की है जो लोहे से संबंधित है सारी की सारी। अरे भूल जाओ उसको जो आजादी से पहले सिर्फ एक हुआ करती थी 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। याद तो रखने, वो एग्जाम में आती है, लेकिन है ना उसके बाद तो देखो हमने कितना विकास कर लिया आजादी के बाद। देखो हमने बोकारो पढ़ा, ये कब बना? 3rd पंचवर्षीय योजना में। बोकारो कब बना भाई? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये झारखंड में बोकारो। इससे पहले हमने जो है 2nd पंचवर्षीय योजना की बात भी की थी, और 2nd पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने जो है इसके सबसे पहले उसके अंदर हमने राउरकेला को देखा सबसे लास्ट में, उससे पहले दुर्गापुरा को, और दुर्गापुरा से पहले भिलाई को देखा, यानी भिलाई उद्योग कारखाना हमने देखा। फिर हमने जो है दुर्गापुरा को देखा और फिर हमने राउरकेला को देखा, यानी बीडीआर को देखा। ये भी आपको याद रखना है, ये 2nd पंचवर्षीय योजना की बात थी। इसके अलावा हमने टिस्को को देखा, इसको को देखा, विश्व रेविया को देखा। ये चीजें हम देख चुके हैं सारी, आपको याद होनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने निकल के आ रही है वो है हमारी सेल। क्या है? सेल। सेल इंडिया जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सेल इंडिया क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई 1973। आपको सन याद रखना है, 1973 आपको पक्का सन याद रखना है। इससे आगे देखते हैं। वर्तमान में बरनपुर, इसको दुर्गापुरा, बताओ कहां है? बताओ कहां है फटाफट से? पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई कहां है बताओ? भिलाई किस स्थान पर है? छत्तीसगढ़। बोकारो कहां है? झारखंड। राउरकेला किसके सहयोग से? राउरकेला मतलब जर्मनी के सहयोग से। भिलाई 36 दांत तोड़ा था, रूस गया था, रूस। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल से सीधे ब्रिटेन गए थे, ब्रिटेन याद रखना है। भद्रावती, वीएसएम, सेलम कारखाने सेल के अंतर्गत आते हैं। ये सब जितने भी हमने पढ़े हैं ये वर्तमान में इस सेल के अंतर्गत आते हैं, जो आयरन कंपनी है भारत की, जिसकी स्थापना अभी हमने देखी है कि 1973 में की गई। कब की गई? 1973 में। आगे देखिए, लोहा इस्पात कारखाना को अवस्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कोयला क्षेत्र के पास लगाए जाते हैं, जो कोयला क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक लगे हुए हैं, टच में लगे हुए हैं, उनमें बरनपुर, हीरापुरा, कुल्टी आता है, जिसको हम इसको कह रहे हैं। उसके बाद दुर्गापुरा आता है, उसके बाद बोकारो आता है। यानी बरनपुर, दुर्गापुरा, बोकारो कोयला क्षेत्र के पास लगाए गए। किसके पास? कोयला। तीनों कारखाने दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है, यानी वो क्षेत्र। दामोदर में आपको पता बहुत कोयला है, बहुत दामोदर घाटी के आसपास कोयला निकलता है कि नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। कोयला जो है कहां से निकलता है? गोंडवाना की सेलों से निकलता है। तीनों कारखाने दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से निकलते हैं। और कोयला कहां से निकलता है? टर्शियरी से निकलता है। टर्शियरी से ज्यादा क्या निकलता है? खनिज तेल। और क्या निकलता है? प्राकृतिक गैस। टर्शियरी काल की चट्टानें किस काल की है? टर्शियरी युग की जो चट्टान है वो कौन सा युग है? इयोसीन और मायोसीन। ये चीजें हम देख चुके हैं। तो तीनों कारखाने जो है दुर्गापुरा, बोकारो, बरनपुर, हीरापुरा, कुल्टी, ये सब इसको के अंतर्गत आ जाते हैं और कोयला क्षेत्र के पास है। लोहा ऐसा क्षेत्र में स्थित संयंत्र, यानी लोहे के जहां से कच्चा लोहा निकल रहा है, यानी वो क्षेत्र, यहां से मान लो कच्चा लोहा निकल रहा है, तो इसके आसपास जो फैक्ट्रियां होगी, इसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां लोहे की निकलेगी, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी है देखिए। फैक्ट्री मतलब उद्योग है, उद्योग मतलब मिल है, मिल मतलब फैक्ट्री है।
है ना, कारखाना भी कह सकते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ वाला लोहे के पास है, राउरकेला उड़ीसा लोहे के पास है, भद्रावती कर्नाटक लोहे के पास है, सेलम तमिलनाडु लोहा जहाँ कच्चा लोहा मिलता है उसके पास है, विजयनगर कर्नाटक लोहे क्षेत्र के पास है। यानी पहले तो वो देखे हमने जो कोयला के क्षेत्र के पास पड़ते हैं, क्योंकि लोहा उद्योग जो होता है उसको कोयले की भी जरूरत होती है, क्योंकि लोहे को गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लोहा जो है 600 सेल्सियस डिग्री पर क्या होता है? गर्म होता है भाई, भयंकर तरीके से भट्टियों पर, जब जाके इससे जो कुछ भी निकालने हैं वो निकाला जाता है। सेलम तमिलनाडु विजयनगर ये सब आ जाते हैं। आगे देखिए, कोयला एवं लोहा दोनों ऐसा के मध्य अवस्थित, इधर कोयला इधर लोहा बीच में लगा दिया। एक तो कौन से थे? एक तो वो थे जो कोयला निकल रहा है उसके पास ही लगा दिया, लोहा कच्चा कहीं और से ला रहे हैं फिर लोहे को पक्का बना रहे। एक तो वो थे। एक वो थे कोयले का क्षेत्र कहीं दूर पड़ा है, लोहा पास में ही मिल रहा है, कोयला ले लेके आ रहे हैं, भर भर के ट्रक, भर भर के मालगाड़ियां, लोहा यहां से ही ले रहे हैं। एक वो है जो लोहा भी पास पड़ रहा है, कोयला भी पास पड़ रहा है और बीच में लगा देते हैं। तो ये बीच वाले समझदार कौन है? कोयला और लोहा ऐसे के मध्य अवस्थित आदर अवस्थित जमशेदपुर की है। भाई देखो पहले कितना दिमाग था लोगों में, जमशेदपुर ऐसी स्थिति पे लगाया हुआ है। लोगों ने बहुत सोच समझ के लगाया था कि हम पहली बार आजाद भारत में इतना बड़ा उद्योग लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा सोच समझ के लगाना है। तो जमशेदपुर को बड़ी सोच समझ और गहन दूरदृष्टि की सोच से लगाया गया है। तटीय क्षेत्र में, यानी कि ये तटीय क्षेत्र है भारत का, इस तटीय क्षेत्र में कौन कौन से कारखाने हैं? तो विशाखापट्टनम है, ये किसका है बताओ? यहाँ पे ये तो बाकी तो कारखाने हैं लोहे के तो है ही, लोहे के अलावा हमने कल पढ़ा था जहाज रानी कारखाना है, यानी जहाज बनाने का, शिपयार्ड बनाने का जो कारखाना है, शिपयार्ड 1941 में लगा था ये। और इस पर हमने दुख भी जताया था कि देखो यार नाव जो है, वास्को डिगामा जैसे लोग भी यहाँ लेके आ गए और नाव बनाना हम कितना लेट सीख रहे हैं। बड़ी विडम्बना और दुख की बात थी हमारे लिए, हमने इस पे बात की जिसका दुख अभी तक है ना। तो गोपालपुरा उड़ीसा तटीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी इन तटों पर लगे हुए हैं। किस पर लगे हुए हैं? तटों पर। तो एक तो वो उद्योग जो कोयला क्षेत्र के पास है, एक वो उद्योग जो लोहा क्षेत्र के पास है, एक वो उद्योग कोयला और लोहा दोनों के बीच में, एक वो उद्योग जो भारत के तटों पर है। अवस्थिति के आधार पर 4 बात, बाकी जो है टिस्कॉन, इस्कॉन, बरन बुरन, कुल्टीन, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में कौन से, थर्ड पंचवर्षीय योजना में कौन से, कौन सा कब लगा, औद्योगिक नीति कब बनी, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लर्न एंड शेयर के बच्चे हैं। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है मुझे पता है, लेकिन औरों से भी करवाना है। और लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है उसको आज का आज ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें क्या आता है, उसमें अपडेट आती है। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए क्या कहते हैं हम? जय हिंद, जय भारत।